हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी के बारे में और कुछ ऐतिहासिक फैसले जिनमें इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी के ये सक्सेसर के रूप में आए हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। शपथ लेने के बाद चंद्रचूड़ जी द्वारा इस बात के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई कि जो कानून है वो लोगों के लिए होगा और ये निरंतर लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। बात करते हैं इनके पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ जी की। तो भारतीय जुडिशियल हिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे लंबे टेन्योर तक रहने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.वी. चंद्रचूड़ जी ही रहे हैं। 7 साल तक का इनका टेन्योर था और एक विशिष्ट इतिहास भी डीवाई चंद्रचूड़ जी के साथ जुड़ चुका है। ये इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री के एकमात्र ऐसे संतान हैं जो अपने फादर की पोजीशन एज अ सीजीआई वहाँ पर ये बैठेंगे। सरल भाषा में एकमात्र ये पिता पुत्र डुओ है जो कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट तक गया। और अब बात करते हैं कि पुत्र चंद्रचूड़ जी द्वारा पिता चंद्रचूड़ के 2 फैसलों को चेंज भी किया गया है, उसके खिलाफ भी अपना मत प्रस्तुत किया गया है। कौन से फैसले थे? एक था एडल्ट्री अथवा व्यभिचार, दूसरा राइट टू प्रिवेसी, निजता के अधिकार की बात होती है। आगे बात कही जाए तो जस्टिस चंद्रचूड़ जी 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होते हैं। 13 साल तक अपनी सेवाएं ये वहाँ पर प्रदान करते हैं और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सन 2013 में बनते हैं। 3 साल तक ये अपनी सेवा यहाँ पर प्रदान करते हैं और 2016 में इनको एलिवेट करके देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनको एज अ जज नियुक्त कर दिया जाता है। कुछ अगर लैंडमार्क जजमेंट्स की हम इनकी बात करते हैं तो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री, व्यभिचार का अपराधीकरण, 2018 का ये केस आता है जहां पर चंद्रचूड़ जी द्वारा ये बात कही जाती है कि शादी करने से कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की जो सेक्सुअलिटी होती है उसका मालिक नहीं बन जाता है और जो महिला है उसको ऐसी कोई भी कानून नहीं जो कि उसको बाधित, उसको रोक सके कि वो शादी के बाहर कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाए अथवा नहीं बनाए। ये उस महिला की स्वतंत्र मर्जी होगी अथवा ये पुरुष पर भी लागू होगा। अगला फेमस मामला आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आधार का, आधार अधिनियम की संवैधानिकता। जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला काफ़ी फेमस ये रहता है और यहाँ पर जो बहुमत बेंच रहती है अकेले चंद्रचूड़ उसके विपरीत अपना मत प्रस्तुत करते हैं। बेसिकली वो आधार को जिस तरीके से मनी बिल की तरीके से लाया गया था उस आधार पर जस्टिस चंद्रचूड़ जी द्वारा इसको असंवैधानिक बताया जाता है और साथ ही साथ में ये भी कहा जाता है कि ये व्यक्ति की निजता, डिग्निटी और ऑटोनॉमी के खिलाफ जाता है। अगला मुख्य एक फैसला आता है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी का। समलैंगिकता को जब अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात आती है तब इनके द्वारा जो 377 की धारा रहती है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, जो कि अभी तक होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनल ऑफेंस होता था भारत में सन 2018 से पहले। चंद्रचूड़ जी द्वारा ये भी कहा जाता है कि बेसिकली जो धारा 377 थी वो कॉलोनियल जो लॉ है उसके तहत मिलाई जाती है और ये व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लाइफ एंड प्रिवेसी इसको बाधित करती है। इसके बाद मामला आता है अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट, एक मुख्य फैसले के रूप में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो एक मत होकर वर्डिक्ट देती है, राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होता है। साथ ही साथ में जो 5 जज की बेंच रहती है जिसमें चंद्रचूड़ जी भी एक उसका पार्ट रहता है, उसके द्वारा ये भी फैसला दिया जाता है कि 5 एकड़ की एक वैकल्पिक भूमि
जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसको प्रदान की जाएगी, जिससे कि मस्जिद का निर्माण वहां पर किया जा सके। अगला एक फेमस फैसला रहता है सबरीमाला मामला। इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी द्वारा जो मेजॉरिटी थी उसके साथ अपनी सहमति व्यक्त की जाती है। सबरीमाला केस में रहता है कि जो रजस्वला आयु वर्ग की महिलाएं होती हैं, जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की महिलाएं, उनको इस टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती है और बेसिकली इसी बात को डिस्क्रिमिनेटरी और वायलेशन ऑफ वुमेन्स फंडामेंटल राइट के रूप में अदालत देखती है। एक और फेमस मामला रहता है हदिया मैरिज केस का अथवा हादिया विवाह मामला का। बेसिकली इसमें जिस बेंच के पार्ट जस्टिस चंद्रचूड़ भी रहते हैं, इसमें बात कही जाती है कि जो महिला को किस तरीके से अपने रिलीजन का चॉइस करना है अथवा अपना पार्टनर का चॉइस करना है, इसका पूरी तरीके से जो निर्णय होगा वो महिला ही लेगी। इस केस में होता क्या है, जो हदिया, जिनका ओरिजिनल नाम अखिला अशोकन रहता है, धर्म परिवर्तन ये करके इस्लाम को कबूल कर लेती हैं और शफीन जहां से इनका विवाह हो जाता है। हालांकि इनके जो पेरेंट रहते हैं उनके द्वारा केस कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इनका ब्रेन वॉश किया गया है और इसी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है। एक फेमस मामला और आता है जस्टिस लोया केस का, जिसमें 2014 में जब जस्टिस लोया, जो कि एक सीबीआई कोर्ट जो सोहराबुद्दीन शेख फेक इनकाउंटर केस की सुनवाई करती है, तो इसको लीड कर रहे थे जस्टिस लोया और ये अपने जब एक दोस्त की बेटी की शादी में जाते हैं वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। चूँकि इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में अमित शाह जी का भी नाम आता है और ये मामला जब जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें एक इंडिपेंडेंट प्रोब की मांग की जाती है इनके मृत्यु के लिए, तो इस फैसले में भी डीवाई चंद्रचूड़ जी का नाम सामने आता है, जहां पर इसकी इजाज़त नहीं मिलती है। इसके बाद फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी की बात आती है, जिसमें केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया काफ़ी फेमस ये मामला हो जाता है और कोर्ट एक मत में होकर जो लोगों की निजता का अधिकार है उसको संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के रूप में स्वीकार किया जाता है, आर्टिकल 21 और भाग 3। इसके बाद बात की जाए तो दिल्ली के स्पेशल स्टेटस का मामला आता है, जिसमें 5 बेंच जो जजेस की बेंच रहती है वो एक मत होकर इस फैसले को देती है कि जब बात होगी एग्जीक्यूटिव हेड एनसीटी दिल्ली की, तो वो कौन होगा, वो होगा चीफ मिनिस्टर। और जब भी चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके बीच में जो कंटेंशन था उसको ही शांत करने के लिए मामला आता है। और आगे इसमें ये भी बात कही जाती है कि जो गवर्नर है वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाध्य रहेगा। इसके बाद एक मामला और रहता है वोट बेस्ड ऑन रिलीजन। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये रूल दिया जाता है कि जो इलेक्शन के कैंडिडेट होते हैं वो किसी के जाति, धर्म इत्यादि भाषाई आधार पर वो वोट नहीं मांगेंगे। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ जी इससे इतर अपनी राय को व्यक्त करते हैं और इनका ये कहना होता है कि किसी के जाति का डिस्कशन, जाति, वर्ण, वर्ग इत्यादि का जो डिस्कशन होता है ये संविधान द्वारा प्रदत्त है और चाहे वो इलेक्शन के भीतर की बात हो अथवा बाहर की बात हो, इसको बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक फ्री स्पीच का मैटर होता है और जो भी समाज के लेजिटिमेट कंसर्न होते हैं उससे ये डील करता है। इन सब के अलावा हाल में ही जिस तरीके से अभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें अबॉर्शन की जब बात आती है तो इसके दायरे को और ज़्यादा व्यापक कर दिया जाता है। 20 से 24 हफ्ते में चाहे वो अनमैरिड वुमेन हो, इवन ट्रांसजेंडर को भी ये अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। इसके अलावा बात होगी जब वुमेन ऑफिसर की आर्मी में परमानेंट कमीशन और कमांड पोस्टिंग की, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के पक्ष में फैसला आता है और इस पीठ के भी हिस्से में मुख्य भूमिका चंद्रचूड़ जी की देखी जाती है। इसके अलावा पैथिव यूथनेशिया अथवा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसमें भी जो फैसला आता है जस्टिस चंद्रचूड़ जी की मुख्य भूमिका देखी जाती है, जिसमें ये माना जाता है कि जो लिविंग विल है, अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट है और ऐसी उसकी बीमारी है जो असाध्य हो चुकी है और अगर लिविंग विल है, डॉक्टरों द्वारा मंजूरी भी है, तो पैसिव यूथनेशिया के लिए
उसको मंजूरी मिल जाएगी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इन सब के अलावा अभी हाल में ही जो नोएडा में ट्विन टावर, सुपरटेक ट्विन टावर, इसको जो डिमोलिशन का फैसला आता है, ये फैसला भी जस्टिस चंद्रचूड़ जी द्वारा ही सुनाया जाता है। आगे की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस अभी सामने आएंगे। पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर बात करते हैं तो अभी धारा 377 धारा 370 को समाप्त करने का केस की लिस्टिंग होनी है, सीएए की वैधता के लिए लिस्टिंग होनी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता के लिए, इन सब के केसेस की फाइलिंग इनको करनी होगी। और ये सारे ही केस बहुत ज़्यादा राजनीतिक संदर्भ वाले हैं। जुडिशियल फ्रंट पे बात करें तो जिस तरीके से ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं कोर्ट्स में, इनके अलावा एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मिलती है, साथ ही साथ में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो काफ़ी सुस्त, धीरा और उसमें बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। इन सब एंड पर भी त्वरित रूप से चंद्रचूड़ जी को कार्रवाई करनी होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।